नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। आज के इस बेहद खास डीप डाइव में आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भारतीय संविधान के भाग 6 का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी, सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को मेरा भी नमस्कार। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सवाल बनते ही हैं। बिल्कुल। तो आज हम अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक, यानी जिसे हम राज्यों के संविधान कहते हैं, उससे जुड़े हर एक प्रावधान का वन शॉट रिवीजन करेंगे। और ये विषय जो है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, सभी परीक्षाओं के लिए एकदम कोर टॉपिक है। हमारा लक्ष्य भी यही है कि इन अनुच्छेदों के भीतर छिपे हुए फैक्ट्स, नियम और जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, जिन्हें हम पीवाईक्यू करते हैं, उन्हें एक तार्किक कहानी की तरह समझा जाए। एकदम सही। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना समय गंवाए सीधे विषय पर आते हैं। अक्सर अनुच्छेदों के क्रम को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है ना? जी, क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में। इसीलिए अनुच्छेद 153 से लेकर 159 तक को उंगलियों पर याद रखने के लिए हम एक बहुत ही शानदार मास्टर मेमोरी ट्रिक से शुरुआत करते हैं। ये बहुत जरूरी है। तो क्या है वो ट्रिक? ये ट्रिक है राका निका योशाश। सुनने में ये किसी मंत्र जैसा लगता है, लेकिन ये उन 7 अनुच्छेदों की पूरी चाबी है। आइए इसे विद्यार्थियों के लिए डिकोड करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, पहला अक्षर है रा, जिसका मतलब है राज्यपाल का पद, जो अनुच्छेद 153 में दिया गया है। इसके बाद आता है का, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, जो 154 में है। फिर है नी, जिसका अर्थ है राज्यपाल की नियुक्ति, ये अनुच्छेद 155 है। और उसके बाद फिर से कहा आता है। सही कहा, जिसका मतलब है कार्यकाल या पदावधि, अनुच्छेद 156 में। फिर यो से योग्यताएं, अनुच्छेद 157 में। और उसके बाद के दोनों अक्षर श हैं। जी, पहले श का अर्थ है पद के लिए शर्तें, 158 में, और अंतिम श का मतलब है शपथ, जो अनुच्छेद 159 में है। तो बस इस एक लाइन रा का नी का यो श श को याद रखना है। बिल्कुल, और परीक्षा में अनुच्छेदों का क्रम कभी गलत नहीं होगा। ये ट्रिक तो दिमाग में एकदम छप गई। चलिए अब हम संविधान के भाग 6 के पहले अनुच्छेद पर चलते हैं। जी, शुरू करें। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 और भाग 4 में है। इसी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भाग 6 को सभी राज्यों पर लागू किया गया था, लेकिन 2019 से पहले इसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था। इस अनुच्छेद को समझना परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है विद्यार्थियों। अक्सर ऐसा लगता है कि संविधान में राज्य का मतलब सिर्फ किसी जमीन के टुकड़े या भौगोलिक सीमा से है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं है। जब हम भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, भाग 4 यानी डीपीएसपी या भाग 6 में राज्य पढ़ते हैं, तो इसका मतलब पूरी सरकारी मशीनरी से होता है, यानी राज्य सरकार, विधानसभा, स्थानीय निकाय और सरकार के अधीन काम करने वाले सभी अधिकारी भी। एसएससी सीजीएल 2022 में सीधा प्रश्न आया था कि संविधान में राज्य की परिभाषा किन-किन अनुच्छेदों में दी गई है। तो एस्पिरेंट्स को याद रखना है कि इसका उत्तर अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 152 है। जी, उदाहरण के लिए अगर कहा जाए कि राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, तो इसका अर्थ है कि पूरी सरकारी व्यवस्था ऐसा कोई काम नहीं करेगी। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाला बिंदु था। अब हम अपनी ट्रिक के पहले अक्षर रा पर आते हैं, यानी अनुच्छेद 153, राज्यों के राज्यपाल। इसमें लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन भारतीय राजनीति में हम अक्सर देखते हैं कि एक ही व्यक्ति 2 अलग-अलग राज्यों का कार्यभार संभाल रहा होता है। और यही वो जगह है दोस्तों, जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। बिल्कुल। देखिए, मूल संविधान में यह नियम था कि हर राज्य का अपना एक अलग राज्यपाल होगा, जो राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख होता है। जी। लेकिन फिर 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और इस नियम में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया। ये तय किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और ये सीधे एनटीपीसी 2021 में
PYQ के रूप में पूछा गया था। बिल्कुल पूछा गया था। उदाहरण के तौर पर एक ही व्यक्ति एक ही समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का राज्यपाल हो सकता है। ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि होता है जो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य का कामकाज संविधान के दायरे में चले। तो राज्यपाल का पद स्थापित हो गया। अब बात आती है शक्तियों की। हमारी ट्रिक का दूसरा अक्षर का। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। इसका प्रावधान कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। SSC CHSL 2020 में पूछा भी गया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। लेकिन यहाँ कागज पर लिखी शक्ति और जमीनी हकीकत में काफी अंतर देखने को मिलता है। जी, और यही अंतर भारतीय संसदीय प्रणाली की आत्मा है। संविधान ने सारी कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल को दे दी हैं, लेकिन असलियत में राज्यपाल केवल एक नॉमिनल हेड या नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। इसको एस्पिरेंट्स एक आम भारतीय घर की शादी के कार्ड के उदाहरण से समझ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? आप ही बताइए, घर में शादी का कार्ड हमेशा किसके नाम से छपता है? जाहिर है घर के सबसे बड़े बुजुर्ग यानी दादाजी के नाम से छपता है। एकदम सही। तो यहाँ दादाजी हमारे राज्यपाल हैं। सारा आधिकारिक काम उन्हीं के नाम से हो रहा है। लेकिन शादी में टेंट कैसा लगेगा, हलवाई कौन होगा, मेहमानों की लिस्ट क्या होगी, ये सारे वास्तविक फैसले पिताजी लेते हैं, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं। बहुत ही शानदार उदाहरण। राज्य सरकार का हर आदेश राज्यपाल के नाम से निकलता है, लेकिन उसके पीछे फैसला मुख्यमंत्री का होता है। ये उदाहरण तो कोई भी विद्यार्थी कभी नहीं भूलेगा। अब बढ़ते हैं ट्रिक के अगले अक्षर नी यानी नियुक्ति पर। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। जी, ये कहता है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। सबसे खास बात जो स्टेट PCS और अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है वो ये है कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति का यह मॉडल कनाडा के संविधान से प्रेरित है। बिल्कुल। यहाँ विद्यार्थियों को एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। ना तो प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष। बिल्कुल नहीं। ना तो जनता सीधे वोट डालती है और न ही अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह पद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान निर्माताओं ने अमेरिका का मॉडल नहीं अपनाया, जहां राज्यपाल का चुनाव होता है, बल्कि कनाडा का मॉडल चुना, जहां केंद्र मजबूत होता है और वो राज्यों में अपने प्रतिनिधि भेजता है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर राज्य में मुख्यमंत्री भी जनता द्वारा चुना गया हो और राज्यपाल भी चुनाव जीत कर आए, तो दोनों के बीच हमेशा शक्तियों का टकराव होगा। ये तो जाहिर सी बात है। इसलिए राज्यपाल को एक स्वतंत्र संवैधानिक पद के रूप में केंद्र द्वारा भेजा जाता है, ताकि वो राज्य की राजनीति से ऊपर उठकर एक निष्पक्ष मॉनिटर की तरह काम कर सके। ये टकराव रोकने वाली बात बहुत तार्किक है, लेकिन अगर नियुक्ति केंद्र कर रहा है तो उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है? ये हमारी ट्रिक का अगला का है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि। इसमें लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। यहाँ जो शब्द है प्रसाद पर्यंत, जिसे अंग्रेजी में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहते हैं, इस पर SSC अक्सर सवाल फंसाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। भले ही नियम 5 साल का है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहें बिना कोई कारण बताए राज्यपाल को पद से हटा सकते हैं या उनका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में कर सकते हैं। अच्छा। विद्यार्थियों को ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए कि संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग यानी इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया नहीं है। जैसे राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद में लंबी प्रक्रिया चलती है, वैसा यहाँ कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जैसा कि SSC MTS 2021 में पूछा गया था, अगर राज्यपाल खुद अपना पद छोड़ना चाहे तो वो अपना इस्तीफा सीधे राष्ट्रपति को ही सौंपता है। स्पष्ट है। नियुक्ति और कार्यकाल के बाद हम ट्रिक के यो पर आते हैं। अनुच्छेद 157 योग्यताएं। जी, संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए केवल 2 ही शर्तें हैं। पहला, वो भारत का नागरिक हो और दूसरा, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ आयु को लेकर विद्यार्थियों में बहुत कंफ्यूजन रहता है और SSC GD 2023 में न्यूनतम आयु पर सीधा सवाल भी था। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? इसे आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।
दोस्तों, बस 3 श्रेणियां याद रखिए। अगर किसी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ये देश और राज्य के सबसे बड़े पद हैं। ठीक है। अगर राज्यसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आयु 30 वर्ष चाहिए। और अगर सीधे जनता के बीच जाना है, यानी लोकसभा का सांसद या राज्य विधानसभा का विधायक बनना है, तो उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ये तो बहुत आसान हो गया। इसके अलावा एक और भ्रम होता है नागरिकता को लेकर। संविधान सिर्फ भारत का नागरिक कहता है, जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। यानी कोई भी सामान्य भारतीय जिसकी उम्र 35 साल हो चुकी है, वो संवैधानिक रूप से राज्यपाल बनने के योग्य है। एकदम सही। बहुत ही शानदार चार्ट बना दिया आपने। अब चलते हैं अनुच्छेद 158 पर, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। योग्यता तो ठीक है, लेकिन पद पर बैठने के बाद क्या शर्तें लागू होंगी? प्रावधान कहता है कि वो व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और ना ही किसी लाभ के पद पर होना चाहिए। साथ ही जब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका वेतन कौन और कैसे तय करता है? ये एसएससी सीजीएल 2019 का बहुत ही प्रसिद्ध पीवाईक्यू है। शर्तें बहुत ही व्यवहारिक हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही विधायक या सांसद है और राष्ट्रपति उसे राज्यपाल नियुक्त कर देते हैं। तो क्या होगा? तो संविधान कहता है कि जिस दिन वो राज्यपाल पद की शपथ लेगा, उसी दिन से उसकी पुरानी विधायक या सांसद की कुर्सी अपने आप खाली मानी जाएगी। वो एक साथ 2 पदों पर नहीं रह सकता। समझ गई। दूसरी बात, उन्हें रहने के लिए बिना किराए का सरकारी आवास मिलता है, जिसे राजभवन कहते हैं। इनके वेतन संसद द्वारा तय होते हैं। लेकिन जो एसएससी सीजीएल वाला सवाल था, उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक समझिए। अगर एक ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का राज्यपाल है तो उसे 2 अलग-अलग वेतन नहीं मिलेंगे। वेतन एक ही मिलेगा? जी, वेतन एक ही मिलेगा। लेकिन उस एक वेतन का कितना हिस्सा यूपी सरकार देगी और कितना एमपी सरकार देगी, ये अनुपात तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ये अनुपात वाली बात अक्सर गलत हो जाती है विद्यार्थियों से। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब हम अपनी ट्रिक के आखिरी शाह पे पहुंच गए हैं। अनुच्छेद 159, राज्यपाल द्वारा शपथ। जी। हर बड़े पद पर बैठने से पहले शपथ ली जाती है। जी। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। क्या है वो? राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप शामिल नहीं है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का एक 5 स्टार फैक्ट है विद्यार्थियों। अनुसूची 3 में लगभग सबकी शपथ का फॉर्मेट है, लेकिन इन 3 पदों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का फॉर्मेट उनके अपने अपने अनुच्छेदों में ही लिखा गया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी शपथ बाकी मंत्रियों से अलग होती है। यूपीपीसीएस और एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा गया है कि ये किस बात की शपथ लेते हैं। तो ये किस बात की शपथ लेते हैं? ये संविधान के संरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं, जिसे हम प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कहते हैं। और शपथ दिलाता कौन है? इसे एक आसान तुलना से याद रखें दोस्तों। जैसे देश में सबसे बड़ा जज यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक वैसे ही राज्य में सबसे बड़ा जज यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। एकदम तार्किक तुलनाएं। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 160, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। जी। इसका प्रावधान कहता है कि राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्यपाल के कार्यों के लिए व्यवस्था करेगा। एसएससी सीजीएल 2016 में सवाल आया था कि यदि अचानक पद रिक्त हो जाए तो क्या व्यवस्था होती है? आकस्मिकता या कंटिंजेंसी का मतलब है कोई ऐसी स्थिति जिसका पहले से अंदाजा ना हो। मान लीजिए अचानक किसी राज्यपाल का निधन हो जाए या वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं। तब क्या होगा? ऐसे में राज्य का प्रशासन तो रोका नहीं जा सकता ना। तब ये अनुच्छेद 160 सीधे राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो तुरंत कोई व्यवस्था करें। आमतौर पर क्या व्यवस्था होती है? आमतौर पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक यानी एक्टिंग राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंप देते हैं, जब तक कि नया राज्यपाल नियुक्त ना हो जाए। तो दोस्तों, हमने अनुच्छेद 152 से 160 तक का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है। चलिए 1 मिनट में इसका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि सब कुछ रिकॉल हो जाए। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 152, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 153, हर राज्य का एक राज्यपाल। अनुच्छेद 154,
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, जो कि कनाडा मॉडल है। 156 कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 157 योग्यताएं, जिसमें 35 वर्ष आयु और भारत का नागरिक होना शामिल है। 158 पद की शर्तें, यानी कोई लाभ का पद नहीं। 159 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ और 160 अचानक पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक व्यवस्था। इस छोटे से रिकैप से सारी कड़ियां जुड़ जानी चाहिए। बहुत खूब। अब हम एक बहुत ही पावरफुल अनुच्छेद पर आते हैं। जी, बताइए। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति। इसकी तुलना हमेशा राष्ट्रपति की समाधान शक्ति यानी अनुच्छेद 72 से की जाती है। राज्यपाल के पास क्षमा, प्राविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है। लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम ट्रिक है वो ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। क्षमादान की शक्ति तो है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि राज्यपाल की शक्ति केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के उन कानूनों तक सीमित है जहां तक राज्य की कार्यपालिका का विस्तार होता है। इसे एक उदाहरण से समझाएं। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को राज्य पुलिस ने चोरी या डकैती के किसी ऐसे मामले में पकड़ा है जो राज्य के कानून के तहत आता है, तो राज्यपाल उसकी सजा कम कर सकता है या उसका स्वरूप बदल सकता है। लेकिन अगर फांसी की सजा हो तो? वही बात है। अगर अदालत ने किसी को फांसी यानी मृत्युदंड की सजा सुना दी है या फिर सेना के कोर्ट ने यानी कोर्ट मार्शल ने कोई सजा दी है, तो राज्यपाल के हाथ बंधे होते हैं। जी। मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ करने और कोर्ट मार्शल में हस्तक्षेप करने की शक्ति पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये अंतर हमेशा परीक्षा में फंसाता है। इसी शक्ति के विस्तार से जुड़ा है हमारा अगला बिंदु, अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जी। ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार वहां तक होगा जहां तक राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची के विषय पर यह शक्ति सीमित हो जाती है। इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझे दोस्तों। एक राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र क्या है? वे केवल अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही आदेश जारी कर सकते हैं। राज्य सूची के विषयों पर उनका पूरा अधिकार है। और समवर्ती सूची के मामले? समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, वहां राज्य की कार्यकारी शक्ति सीमित हो जाती है। अगर केंद्र ने समवर्ती सूची के किसी विषय पर कोई कानून बना दिया है, तो राज्य की कार्यपालिका को उसी के अनुसार काम करना होगा। यानी वो केंद्र के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। शक्तियों का बंटवारा बहुत स्पष्ट है। अब आते हैं भाग 6 के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक पर, अनुच्छेद 163 मंत्री परिषद। ये बहुत अहम है। प्रावधान है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद है, विवेकाधीन शक्तियां। अगर कोई विवाद होता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेक का है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है। ये भारतीय राजनीति का बहुत ही दिलचस्प और अक्सर विवादित रहने वाला पहलू है विद्यार्थियों। वो कैसे? जैसा हमने शादी के कार्ड वाले उदाहरण में समझा था कि राज्यपाल नाम मात्र का मुखिया है और उसे मुख्यमंत्री की सलाह से काम करना होता है। लेकिन संविधान ने राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपना दिमाग इस्तेमाल करने यानी विवेक का अधिकार दिया है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये राज्यपाल का विशेषाधिकार है। अच्छा। और अगर कभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच ये बहस छिड़ जाए कि कोई विशिष्ट फैसला राज्यपाल के विवेक के दायरे में आता है या नहीं, तो संविधान स्पष्ट कहता है कि इस मामले में राज्यपाल की ही जीत होगी, उनका फैसला अंतिम और मान्य होगा। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। और इसी मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। जी। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। लेकिन यहाँ एसएससी परीक्षा का सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला PYQ है
15% रूल। ये बहुत जरूरी है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये तय करता है कि मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम 12 मंत्री होने चाहिए। जी। साथ ही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विद्यार्थियों, इस 15% वाले नियम को आप सुपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि 2003 से पहले क्या होता था कि मुख्यमंत्री हर असंतुष्ट विधायक को खुश करने के लिए उसे मंत्री बना देते थे, जिससे जंबो कैबिनेट बन जाती थी और राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ता था। इसे रोकने के लिए 91वां संशोधन लाया गया। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा में कुल 100 सीटें हैं, तो 15% के नियम के हिसाब से मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम 15 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन जो छोटे राज्य हैं उनका क्या? वही बात है, सिक्किम या गोवा जैसे छोटे राज्यों में जहां सीटें ही 30 या 40 हैं, वहां 15% तो बहुत कम हो जाएगा। इसलिए नियम में जोड़ा गया कि किसी भी राज्य में कम से कम 12 मंत्री तो होंगे ही। और ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, इसका क्या मतलब है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सीधा अर्थ है सब साथ तैरेंगे और सब साथ डूबेंगे। अगर विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को एक साथ इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल, ये नियम बहुत ही तार्किक है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 165 की तरफ। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, जी, यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी तुलना हम केंद्र के महान्यायवादी यानी अनुच्छेद 76 से कर सकते हैं। इसकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बराबर होनी चाहिए। और यहाँ एक और एसएससी एग्जाम फैक्ट है जो अनुच्छेद 177 से जुड़ा है कि इन्हें विधानमंडल में बोलने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देने का नहीं। महाधिवक्ता को आप आसान भाषा में राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील कह सकते हैं दोस्तों। अच्छा। सरकार कोई भी बड़ा कानूनी फैसला लेने से पहले इनसे सलाह लेती है, और जब भी सरकार पर कोई केस होता है तो यही वकील कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। और अनुच्छेद 177 का क्या रोल है? अनुच्छेद 177 इन्हें एक बहुत ही खास पावर देता है। चूंकि ये सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं, इसलिए ये विधानसभा या विधान परिषद की बैठकों में जाकर बैठ सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। लेकिन वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल, क्योंकि ये जनता द्वारा चुनकर आए हुए विधायक नहीं हैं। इसलिए जब सदन ने किसी बिल पर वोटिंग का समय आता है तो इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता। ये एक बहुत ही बारीक और जरूरी अंतर है। अब हम इस डीप डाइव के अंतिम पड़ाव पर हैं। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों का संचालन। जी, ये कहता है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएंगी और राज्यपाल मंत्रियों के बीच कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाता है। विद्यार्थियों, ये अनुच्छेद 154 और 163 का ही व्यवहारिक रूप है। वो कैसे? जब सरकार कोई भी नया नियम, कानून या अधिसूचना निकालती है तो उस कागज के अंत में हमेशा लिखा होता है राज्यपाल के आदेशानुसार, भले ही वो फैसला किसी मंत्री ने लिया हो। इसके अलावा राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चले, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा और सरकारी फाइलें कैसे मूव करेंगी, इन सब के लिए औपचारिक नियम बनाने का काम भी संविधान ने राज्यपाल को ही सौंपा है। और भाग 6 का ये अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये भी बहुत अहम है। यहाँ मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्यों का जिक्र है। पहला, राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी जानकारी राज्यपाल को देना। दूसरा, राज्यपाल द्वारा मांगी गई कोई विशिष्ट जानकारी उन्हें सौंपना। और तीसरा, यदि किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल के कहने पर उसे पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखना। विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद को समझने के लिए मुख्यमंत्री को एक संपर्क सूत्र या रिपोर्टर की तरह देखिए। मतलब राज्यपाल खुद जाकर नहीं देखते? बिल्कुल, राज्यपाल खुद बाहर फील्ड में नहीं जाते कि प्रशासन में क्या चल रहा है। ये मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वो समय समय पर राज्यपाल से मिले और उन्हें पूरे राज्य का हालचाल बताए। अगर राज्यपाल को शिक्षा या स्वास्थ्य विभाग की कोई विशेष फाइल देखनी है तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी लाकर देनी होगी। और तीसरा कर्तव्य बहुत ही खास है, वो पूरी कैबिनेट वाला। जी, अगर किसी मंत्री ने अकेले कोई बड़ा फैसला ले लिया है तो राज्यपाल कह सकते हैं कि इस फैसले पर केवल एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट में चर्चा करवाओ। इससे सरकार के काम में पारदर्शिता बनी रहती है। ये पूरा सिस्टम कितने बेहतरीन तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एस्पिरेंट्स, हमने अनुच्छेद 152 से 167 तक
हर एक प्रावधान को गहराई से समझ लिया है। जी। लेकिन रुकिए, जैसा कि हमने वादा किया था, हमारे पास एक ग्रैंड एसएससी रिवीजन और मैजिक ट्रिक भी है। ये ट्रिक केंद्र और राज्य के अनुच्छेदों के बीच एक गणितीय संबंध बनाती है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि अगर आप केंद्र के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों में 89 जोड़ दें तो आपको सीधा राज्य का अनुच्छेद मिल जाता। यह सच में एक मैजिक ट्रिक है दोस्तों, जो परीक्षा हॉल में समय बचाने का सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। विद्यार्थियों, आपको केंद्र और राज्य के अलग-अलग अनुच्छेद रटने की जरूरत नहीं है। बस केंद्र का अनुच्छेद याद रखिए और उसमें 89 जोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए? उदाहरण देखिए, केंद्र में मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद 74 है। 74 में 89 जोड़िए तो आता है 163, जो राज्य की मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद है। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। इसी तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। 75 + 89 = 164, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अनुच्छेद है। केंद्र में महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। 76 + 89 = 165, जो राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद है। यह गणितीय लॉजिक आपका कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म कर देगा। यह वाकई कमाल की ट्रिक है। तो दोस्तों, आज के इस वन शॉट रिवीजन में हमने भाग 6 के हर एक पहलू, हर एक पीवाईक्यू और हर एक फैक्ट को खोलकर रख दिया है। एकदम सही। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या है? जरा सोचिए विद्यार्थियों, एक तरफ राज्यपाल हैं जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है और जिनका कोई सीधा चुनाव नहीं होता। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हैं जिन्हें राज्य की जनता चुनकर भेजती है। जब एक ही राज्य में एक नियुक्त प्रमुख और एक निर्वाचित प्रमुख होते हैं तो अक्सर उनके बीच शक्तियों को लेकर मतभेद की खबरें आती हैं। जी, ये तो हम अक्सर न्यूज में देखते हैं। तो इन दोनों के बीच शक्तियों का ये संतुलन भारतीय लोकतंत्र और हमारे संघीय ढांचे को कैसे मजबूत बनाता है, या फिर ये एक चुनौती पैदा करता है? इस पर एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह जरूर विचार कीजिएगा। यह एक बहुत ही शानदार प्रश्न है जिस पर हर एस्पिरेंट को मनन करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।